Sunil Mishra and you are watching BPSC Cracker of English Activator. Here I am with the next video of दिल्ली सल्तनत। पिछले क्लास में हमने दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी जिसमें कि हमने गुलाम वंश को कवर किया और उसमें जो वो सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो अक्सर यहाँ पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स में, खास तौर पे उस पर हमने चर्चाएं की। तो अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखें, समझें और सीखें, देयर आफ्टर कम टू दिस पॉइंट। तो अभी जो है हम लोग आज जो हम उसके आगे, किसके आगे, तो गुलाम वंश के आगे के चैप्टर्स पे हम लोग जा रहे हैं कि गुलाम वंश के बाद कौन सी डायनेस्टी आई, उसने क्या कुछ शासन किया और उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से राजा हुए और उन्होंने किस तरह का काम किया। उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और मैं आप लोगों के लिए 3 महीने के अंदर पूरा बीपीएससी क्रैश कोर्स लेके आऊं विच विल हेल्प यू अ लॉट टू क्रैक द बीपीएससी प्रीलिम्स 67th। सो गुड लक एंड लेट्स स्टडी। तो आज जो हमारा है शुरुआत वो खिलजी वंश का है। जरा से खिलजी वंश के बारे में जान लें। ऑफकोर्स पहले बहुत कम लोग जानते थे लेकिन पद्मावत मूवी आने के बाद खिलजी वंश को लोग, खास करके एक राजा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानने लगे। लेकिन मैं एक बात जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि अलाउद्दीन खिलजी का हमने सिर्फ एक पहलू देखा है, उसका सिर्फ एक व्यू देखा है, एक विजन देखा है, एक नज़रिया देखा है कि वो जो है आकृष्ट होता है महारानी पद्मावती के तरफ और जिसके बाद हमें उसे एक विलेन की तरह हमारे सामने पेश किया जाता है। लेकिन आज हम इस इतिहास चैप्टर के माध्यम से कुछ और भी जानेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा पहलू भी था जिसने कि भारत के लिए एक बहुत अच्छा कुछ काम किया अपने समय में। तो ये खिलजी वंश, ये एक्चुअली में जो टाइम पीरियड है वो 1290 से लेकर के 1320 यानी 1290 से लेकर के 1320 के बीच का जो पीरियड है उसे हम लोग खिलजी डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। और इसका जो स्थापना करने वाला था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था वो इसी का भतीजा था जो कि कालांतर में चल के इसका दामाद बनता। एक्चुअली वही इसका जो है कमांडर इन चीफ भी था, सेनापति भी था, सेना का की भी एक बड़ी टुकड़ी का हेड था। एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी बचपन से ही काफ़ी एम्बिशियस प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी था। उसे किसी के नीचे रहना पसंद नहीं था और यही कारण था कि जब उसे लगा कि मैं अब शासन की बागडोर संभाल सकता हूँ, क्योंकि जलालुद्दीन जो था वो एक्चुअली थोड़ा सा उसका एज भी था और वो उस तरह से एम्बिशियस नहीं था और इस वजह से अलाउद्दीन को उसके नीचे रहना पसंद नहीं और फाइनली उसने अपने ही चाचा या मास्टर या ससुर, जो भी आप कहें सब सही है, कि हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। तो क्या है कि इसने जो है किलोड़ी को अपनी राजधानी बनाई। किसने? अलाउद्दीन खिलजी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जलालुद्दीन खिलजी की, फिरोज की खिलजी की बात कर रहा हूँ। उसने किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाई और इसकी हत्या इसका भतीजा दामाद, जो भी समझिए, 22 अक्टूबर 1296 को इसने दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कि उस समय में बहुत ही युगांतकारी परिवर्तन के तौर पे देखा जाता है। खासतौर पे एक लाइन में मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे इतिहासकार हैं जिनका ऐसा मानना है कि अगर अलाउद्दीन खिलजी नहीं होता तो मंगोल भारत का भूगोल बदल के रख देते, क्योंकि उसके टाइम पे ही 6 बार, टोटल 6 टाइम्स अटैक होता है मंगोलों का और उसने पूरे 6 बार भारत की रक्षा करता है। किससे? मंगोलों की। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। और हाँ, एक और बात, जितने भी सल्तनत कालीन राजा थे उन राजाओं में सबसे बड़ी जो सेना थी वो किसकी थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी की ही थी। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली, यानी दाम जो है फिक्स हो, लोगों को प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए भी इसने बहुत सारे कदम उठाए। इसने बहुत सारे भवनों और मस्जिदों का भी निर्माण कराया। जरा सा यहाँ पे रिटेल में देख लें तो इसने नगद वेतन, यानी सेना को उससे पहले क्या था, कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता था। जरूरत पड़ा लड़ने चलो, उस दिन खाया पिया, सामान जो लूट सका लूटा, घर गया। तो कोई भी परमानेंट सोल्जर नहीं हुआ करते थे उस समय, लेकिन इस परमानेंट सोल्जर की शुरुआत जो है किसने की? अलाउद्दीन खिलजी ने की। और सबसे बड़ी सेना, इसी वजह से इसने सबसे बड़ी सेना रखी और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ा। सबसे बड़ी सेना भी इसी के पास थी और इसने घोड़ा दागना, घोड़ा को एक दागना निशानी के तौर पे, तो घोड़े दागने की प्रथा की भी शुरुआत इसी ने की। और सैनिकों का हुलिया को लिखने का जो चलन चालू हुआ कि भाई कौन सा सोल्जर का कौन सा हुलिया है, तो उसकी भी शुरुआत किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। इसने कुछ खास चीजों का निर्माण कराया, उसमें है जमैयत खाना मस्जिद। जमैयत खाना मस्जिद
अलाई दरवाजा, सीरी का किला और हजार खंभा महल, ये सब कुछ इसके प्रमुख कृति थे जो इसने बनवाया। उसके बाद हम आते हैं तो अलाई दरवाजा जो है, जिसमें कि इसका बनवाया अलाई दरवाजा जो है क्या है, अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का डायमंड कहा जाता है, रत्न कहा जाता है, हीरा कहा जाता है। किसको? अलाई दरवाजा को। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके शासनकाल में मंगोलों के 6 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु जो है 5 जनवरी 1313 को हुई और इसके बाद जो सिंहासन पर बैठता है वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी बैठता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा अच्छा राजा नहीं था क्योंकि इसके कुछ अजीब टाइप के शौक थे, इसको हमेशा नंगा रहना पसंद था, नंगे लोगों की संगति पसंद थी। यहाँ तक कहा जाता है कि ये दरबार में भी ज़्यादातर जो है अपने आप को नेकेड वेस में ही पहुँच जाता था दरबार में, तो पता नहीं किस मानसिकता का ये राजा था, भगवान मालिक। और उसके बाद जो है इसी वजह से मुबारक का जो वजीर था खुसरो खान, मुबारक का जो वजीर था खुसरो खान, इसी ने इसकी हत्या कर दी 1320 में और फिर स्वयं को ही ये सिंहासन पर एज ए एम्पायर बैठा दिया। तो ये था हमारा अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद जो मुबारक खान, जो राजा मुबारक खिलजी जो सुल्तान बनते हैं, लेकिन ये भी बात था कि खिलजी डायनेस्टी का एकमात्र सबसे अच्छा बेहतर जिसने कुछ काम किया या कुछ जिसने सुल्तान जैसी कोई हरकत की तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। अब हम इसके आगे के डायनेस्टी की ओर बढ़ते हैं। खिलजी वंश के बाद हमारा जो अगला वंशज है वो है हमारा तुगलक। तो इसका जो स्थापना किया तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तुगलक वंश की शुरुआत की। इसका जो टाइम पीरियड है वो 1320 से लेके 1325 के बीच है। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां, वो जो आखिरी जो था, तो खुसरो खां को पराजित करके इसका पहले का नाम था गाजी मलिक या गयाजुद्दीन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? तो 8 सितंबर 1320 को ये गद्दी पर बैठा। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि नहरों का निर्माण, किसका? नहरों का निर्माण करने वाला जो पहला सुल्तान या शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। इसके नाम पे एक ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि नहरों का निर्माण करने वाला तुगलक सबसे पहला शासक था, गयाजुद्दीन तुगलक। और इसने तुगलकाबाद अपने ही नाम से, अपने ही वंशज के नाम से इसने एक नए नगर की स्थापना की जिसे हम लोग तुगलकाबाद के नाम से जानते हैं। इसका अगला जो राजा हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसके नाम पे बहुत सारे रिकॉर्ड जो है वो दर्ज है एक तरह से। तो इसका जो टाइम पीरियड था ये 1325 से लेके 51 यानी 1325 टू 51 के बीच था। और एक्चुअली इसका पहला नाम जो था वो उलूग खान था और ये सुल्तान बनने के बाद इसका नाम जो है मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया जाता है या ये धारण कर लेता है। और हाँ, सल्तनत काल के सबसे ज्यादा पढ़े और विद्वान राजाओं की लिस्ट में ये सबसे ऊपर पे आता है, यानी मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन शायद पढ़ने के बावजूद इसका जो है खोपड़ी सही काम नहीं कर रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा सनकी था, इसलिए इसको पागल कहा जाता है, रक्त पिपासु कहा जाता है। बड़ा चंठ टाइप का ये राजा था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखते हैं इसने अपनी राजधानी क्या किया, दिल्ली से नहीं हम देवगिरी में ट्रांसफर करेंगे। अरे पागल था तो ये दिल्ली से देवगिरी में अपना राजधानी को क्या करता है, स्थानांतरित करता है और उसका नाम बदल के क्या रख देता है, दौलताबाद। ध्यान रखेंगे, देवगिरी का नाम बदल के रख दिया दौलताबाद। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसी के टाइम पे एक अफ्रीकी यात्री थे, एक्चुअली मोरक्को से थे, अफ्रीका में पड़ता है, इब्न बतूता। ऑफकोर्स आपने नाम सुना होगा, इब्न बतूता, जो कि 1333 में इसी के शासनकाल में इसके दरबार में आते हैं और ये उनके व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होता है कि उसे क्या करता है, काजी नियुक्त कर देता है। क्या? काजी नियुक्त करता है और फिर बाद में इसे अपना एम्बेसडर बना के यानी राजदूत बना के चाइना भेजता है। कब भेजता है? तो इसको जो है 1333 में ही इसे फिर ये राजदूत बना करके वापस चाइना भेजता है, यानी इससे इतना ज्यादा प्रभावित होता है इसके व्यक्तित्व से कि उसके बाद है इसकी मृत्यु जो है 20 मार्च 1351 को हो गई। और इसके शासनकाल में ही दक्षिण में हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे। क्या नाम था? ये आया हुआ, बहुत बार आया हुआ सवाल है। हरिहर और बुक्का नाम का 2 भाई था। इसने अलग से
स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य, जो कि आगे चल के बहुत बड़ा एम्पायर बना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसने? हरिहर और बुक्का ने। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। और महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की। ये भी आपको जरूर नाम पता होगा, सुने होंगे, बहमनी साम्राज्य। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में की। किसके टाइम पीरियड में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद हम क्या देखते हैं? तुगलक वंश में हमारा जो सबसे पहला है, कौन सा वंश? तुगलक वंश। इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है? 1320 से लेकर 1398, 98, ये था टाइम पीरियड तुगलक वंश का। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा राजा था फिरोज शाह तुगलक। उसका जो टाइम पीरियड है वो 1351 से 88 तक का है। और इसे जो है खलीफा के द्वारा एक उपनाम दिया जाता है, और वो उपनाम है इसे कासिम अमीर उल मोममीन। ठीक है, नाम याद रखेंगे, ये आया हुआ सवाल है कि कासिम अमीर उल मोममीन की उपाधि किसे मिली थी? तो कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक। और यहाँ पे ये थोड़ा सा दुष्ट टाइप का शासक सुल्तान साबित हुआ कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाला जो शासक था, जो सुल्तान था, जो राजा था, वो कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। इसने हालांकि थोड़ा सा अच्छा काम किया कि 300 नए नगरों की स्थापना की और 5 बड़ी नहरों का, 300 नगरों, 5 बड़ी नहरों, नहर समझ रहे हैं, सिंचाई के लिए की का निर्माण करवाया। इसने दीवान ए खैरात की स्थापना की। ये भी आया हुआ सवाल है कि दीवान ए खैरात की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक। सबसे अधिक दासों की संख्या, दास समझ रहे हैं, सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के टाइम की लगभग 1,80,000 दास थे फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में। एंड इसने अपनी आत्मकथा फतूत ए फिरोज शाही की रचना की। इसने एक आत्मकथा लिखी जिस आत्मकथा का नाम था, क्या था? फतूहात ए फिरोज शाही। फतूहात ए फिरोज शाही नाम का आत्मकथा किसने लिखा? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आया हुआ सवाल है। उसके बाद इसने दिल्ली कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया और इसकी मृत्यु जो है सितंबर 1388 यानी सितंबर 1388 को बेचारे निकल गई। तुगलक वंश का जो आखिरी अंतिम शासक था वो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है कि नसरुद्दीन महमूद तुगलक के टाइम पे दुर्दांत तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूट के नोच के धर दिया। ये बिल्कुल आप जानते होंगे, तैमूर लंग ने दिल्ली पे आक्रमण ही नहीं किया बल्कि दिल्ली को पूरे तरीके से तहस नहस करके धर दिया। कब? 1398 ईस्वी में। आखिरी शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद तुगलक था। और तैमूर लंग के आने के साथ ही तुगलक वंश का साम्राज्य हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और जब ये पूरे तरीके से दिल्ली को बर्बाद कर देता है तो लौटते वक्त इसने ठीक वही काम किया जो काम कि मोहम्मद गोरी ने किया था कि अपने गुलाम को यहाँ पे लगा दिया, रख दिया। तो वही तैमूर लंग ने भी एक वही काम किया और इसने, इसका सेनापति था एक, कौन सा? खिज्र खां। तैमूर लंग का ही एक सेनापति था खिज्र खां, जो तैमूर लंग के जाने के बाद दिल्ली की गद्दी पे ये बैठा और यहीं से सैयद वंश का स्थापना हुआ। यानी सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज्र खां था। खिज्र खान कौन था? तो ये तैमूर लंग का सेनापति था और इसने रैयत आला की उपाधि धारण की और गद्दी पर बैठा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा, इसके बाद जो है 3 और शासक होते हैं। किसमें? तो सैयद वंश में। पहले शासक का नाम था मुबारक शाह, दूसरे शासक का नाम मोहम्मद शाह और तीसरे शासक का नाम आलम शाह। इन तीनों ने कुछ ऐसा कोई खास काम किया नहीं, लेकिन कुछ फिर भी इस पर नजर दिया जाए तो मुबारक शाह 1421 से 34 तक इनका टाइम पीरियड था। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मुबारकाबाद है, मुबारकाबाद नगर की स्थापना की, जो कि एक्चुअली यमुना के तट पे पड़ता है। मोहम्मद शाह को दरबारियों ने ही शासक बनाया, फिर इसी को हटा दिया गया। और आलम शाह जो है ये था सैयद वंश का अंतिम सुल्तान था। और यहाँ पर आकर के हमारा क्या खत्म होता है? तो सैयद वंश। चलिए अब देखते हैं हम लोग
सल्तनत काल के यानी सल्तनत पीरियड के आखिरी जो वंशज थे जिसका नाम है लोदी वंश, इसके बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वंश आखिरी वंश था दिल्ली सल्तनत का, और इस वंश के खत्म होने के बाद ही इससे कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल वंशज का शुरुआत होता है जिसका नाम क्या है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, मुगल वंश, जो कि 1526 से लेकर के तथाकथित 1857 की क्रांति तक चलते रहता है। यानी बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर सेकंड तक आता है, और अंग्रेजों के प्रादुर्भाव की वजह से, अंग्रेजों के उदय की वजह से फिर ये मुगल डायनेस्टी फुल एंड फाइनल तरीके से खत्म होती है। लेकिन अभी मुगल डायनेस्टी पे चर्चा हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। तो आज हम देख रहे हैं लोधी वंश, जिसका जो है स्थापना या जिसकी जो शुरुआत है वो 1415 से लेकर के 1526 के बीच में ये हमारा लोधी वंश होता है। इसके संस्थापक जो थे वो बहलोल लोधी थे, और बहलोल लोधी का जो टाइम पीरियड है वो 1415 से लेकर के 1488, कुछ विशेष काम धाम नहीं किया, सिर्फ यही बात है भैया कि यह जो था ये एक अफगानी सरदार था। उसके बाद हम आते हैं सिकंदर लोधी। इसका टाइम पीरियड था 1489 से 1517 तक, और इसने एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम किया जिसके बारे में कि जिक्र करना बड़ा जरूरी है, और ये सवाल आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, और वो है कि 1504 में इसने आगरा शहर, जी हाँ बिल्कुल आपने ध्यान से सुनिए और समझिए कि आगरा शहर की जो स्थापना है, आगरा शहर जिसे आज हम जानते हैं खासतौर पे ताजमहल के नाम से, जहां पर कि कालांतर में शाहजहां बनाएगा, तो आगरा शहर को बसाया किसने, तो सिकंदर लोधी ने। और इसने क्या किया, आगरा शहर को बसाया, और उसे आगरा इतना भाग गया कि फाइनली इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर किया, और दिल्ली के जगह पे अब इसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इसने गुलरुखी शीर्षक से फारसी में कविताएं भी लिखी। इसने एक्चुअली एक काम तो अच्छा दिखा कि इसने आगरा शहर को बसाया, लेकिन दूसरी तरफ इसकी कट्टरता का प्रमाण ये होता है कि नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर में जो पौराणिक मूर्तियां थी, उन मूर्तियों को तोड़ करके, उस मूर्ति के छोटे छोटे टुकड़े करवा करके, भगवान की देवी की मूर्तियों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़वा करके, और उन टुकड़ों को इसने क्या किया, तो कसाईयों को दे देता है कि तुम इससे मांस को तौलना। तो एक धर्म के लिए इससे बड़ा अपमान की बात क्या हो सकती है कि उसका सबसे बड़ा आस्था और धर्म के प्रतीक के चिन्ह को उसने क्या किया, तो कसाईयों को दे देता है इससे मांस को तौलने के लिए। तो ये इसकी बर्बरता का इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या किया, और ना सिर्फ ये हिंदुओं के लिए बर्बर था बल्कि मुसलमानों के लिए भी बर्बर था। इसने क्या किया, तजिया जो मुहर्रम में निकाला जाता है, तो तजिया निकालने पे बैन कर दिया, और खास तौर पे महिलाओं पे इसका शोषण जारी रहा। और इसने महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को भी इसने क्या किया कि जो मजार होते हैं या कोई संतों का दरगाह होता है मुस्लिमों में, वहां पे जाने पे पूर्णतः पाबंदी लगा दी। यानी महिलाएं हर हाल में कहाँ रहेगी, तो घर में रहेगी, यानी वो बाहर ना निकलेगी, ना कोई तजिया निकलेगा, नहीं वो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ खाना है सुतना है, दैट्स इट। उसके बाद आते हैं हम लोग इब्राहिम लोधी। ये लोधी वंश का, या फिर यूं कहें तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी राजा था, लोधी वंश का अंतिम शासक था। और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इसे हराया। किसमें, पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में युवा जो है युद्ध में मारा गया। लेकिन ये सवाल नहीं बनता है, सवाल ये बनता है कि बाबर को, ये बहुत बार आया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने का न्योता किसने दिया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने का वही घर का भेदी लंकाटा है। इसके ये लोधी वंश अब बहुत खराब साबित हो रहे थे, इसलिए इनकी जो बर्बरता थी उसको खत्म करने के लिए इसी के चाचा, इसके चाचा थे कौन भैया, तो आलम खान, इब्राहिम लोधी के ही चाचा थे आलम खान, और पंजाब के शासक थे दौलत खान लोधी। ये दोनों मिलकर के बाबर को निमंत्रण देते हैं कि बाबर ही एक ऐसा था जो कि ये लोधी साम्राज्य को उखाड़ के फेंक सकता, और उसका ये प्रेडिक्शन पूरी तरह सही साबित हुआ जब 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने बड़ी ही आसानी से इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और उसे भारत की आबो हवा इतनी अच्छी लगी कि वो यहीं पे अपना शासन करना शुरुआत करता है। एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ पे आकर के हमारा क्या होता है, तो दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाती है, जिसमें कि हमने कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरुआत किया और फाइनली हमने इब्राहिम लोधी पे खत्म किया। इन सारे चैप्टर्स को ये जो भी वीडियोज इस पे अपलोड हुआ उसे आप बड़े ही ध्यान से देखिए। लेकिन उससे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट नोटिस और मैं बता दूं कि इसके बाद जो चैप्टर या जो टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे उससे 110%
110% श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अगला जो वीडियो हम लेके आएंगे वो गांधीयन इरा होगा। क्या होगा? गांधीयन इरा, यानी महात्मा गांधी का उदय, यानी ऑफ कोर्स हम 1905 के बाद की बात कर रहे हैं, 1905 से लेकर 1947 के बीच की बात कर रहे हैं। तो उस ड्यूरेशन में गांधी जी का किस तरह से प्रादुर्भाव हुआ, उन्होंने कौन कौन से महत्वपूर्ण आंदोलन किए, कौन से मूवमेंट किए और उसका क्या परिणाम दृष्टिगोचर होता है भारत के इतिहास में। एंड डेफिनेटली वो एक ऐसा दौर था जहां पर कि गांधी जी एक नए कद्दावर, एक बेहतरीन नेता की छवि के साथ उभरे और अपने साथ हजारों लाखों लोगों को शामिल किया एंड फाइनली हमें आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। तो गांधीयन इरा पे हम लोग डिटेल्ड में चर्चा करें, क्योंकि वो एक सेक्शन है जहां पर कि मॉडर्न हिस्ट्री से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारा पूछा जाता है। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हाँ बिल्कुल हमारे अगले वीडियो का वेट कीजिए। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि हमारा अगला वीडियो जो होने वाला है वो वन ऑफ द बेस्ट वीडियोस होने वाला है, क्योंकि उस सेक्शन से तो 100% क्वेश्चंस आना ही आना है। सो कीप वॉचिंग, स्टडी हार्ड एंड बी रेडी टू क्रैक द 67 प्रीलिम्स ऑफ BPSC। थैंक यू सो मच।